दायरा बढ़ता है उसको तोड़ते हैं। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से हम लोग शायद आगे बात कर सकें। राजेश जी ने जो अभी बात की वो, अब जैसे कि उसके साथ वो लेस्बियन है और उसके साथ बलात्कार होता है तो वो ठीक हो जाती है, ये मतलब वो खुश हो रहा है, मतलब उपन्यास का नायक खुश हो रहा है कि अब ये ठीक हो जाएगी। मतलब स्त्री को जो साहचर्य करना चाहिए वो स्त्री के साथ नहीं, पुरुष के साथ, ये प्राकृतिक है। लेकिन हम लोग ये मान लेते हैं कि ये राजकमल चौधरी की राय है। हमेशा ऐसा नहीं होता। आप माने उदाहरण के तौर पर आप राजकमल चौधरी की 20 कहानी इसके दृष्टांत बन सकते हैं कि जबकि आप देखेंगे कि राजकमल चौधरी की राय उसके बारे में कुछ और थी, विभिन्न स्रोतों से हमको प्रमाणित होता है, मगर उसका जो खोखलापन है, उस वर्ग का जो मतलब उसका जो मतलब ये है, हमारे यहाँ कहावत है कि ऊपर ऊपर फीट फाट भीतर सिमरिया घाट। तो ऊपर से बहुत बुद्धिवादी दिखने वाला आदमी भी भीतर से कितना जाहिल हो सकता है, तो इसको दिखाना भी उसका उद्देश्य है। तो निर्मल पद्मावत की सीमा राजकमल चौधरी की सीमा नहीं मानी जानी चाहिए। ये मेरा प्रस्ताव है कि इसको एक नज़रिए से हमको फिर से उसको देखना चाहिए। क्या माइक की जरूरत नहीं है। असल में हो सकता है, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है उपन्यास का, लेकिन एक जो लेस्बियनिज्म या होमोसेक्सुअलिटी है, माइक में ले गया, आवाज आ रही है? तो असल में एक तो जो चीजें होती हैं वो होती हैं। एक होता है परसीव्ड, कि आप गे हैं, आपको लगता है कि हम गे। तो एक जो परसीव्ड है, तो माना जाता था पहले कि ये मूलतः परसीव्ड ही है, और एक बार उसको टेस्ट करा दोगे तो बदल जाएगा। और एक तरह का हेट क्राइम था, और इसको लेकर के बहुत अफ्रीका में या कई देशों में परंपरा थी। अपने यहाँ भी कर्नाटक में हमारे एक सेक्स साइकियाट्रिस्ट है, वो सेक्स में काफ़ी काम है उनका। तो परंपरा थी कि लड़की अगर पति के साथ नहीं सो रही है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं नहीं सोने के, तो स्त्रियां पकड़ के और पुरुष उसके साथ करेगा। तो ये सारी जो करेक्टिव रेप, बेसिकली इसके इनसाइड मैरिज और आउटसाइड मैरिज दोनों में करेक्टिव रेप का एक कॉन्सेप्ट था, जो कि बेसिकली एक तरह का हेट क्राइम माना गया। बाद में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सबने इसका विरोध किया और चीज़ें बदल गई। और अब जबकि विज्ञान ये मानता है, विज्ञान अब ये मानता है कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड होता है, हार्ड वायर्ड होता है, और उसको आप इलाज करके बदल नहीं सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जो परसिप्ट कंपोनेंट होगा, शायद अब ये भी एक मार्के की बात है, नहीं वही बात, ये भी एक मार्के की बात है कि राजकमल चौधरी को ये भी मालूम था। मालूम तो बात कह रहे हैं कि राजकमल चौधरी को की निगाह इस पर भी थी। प्रश्न यह नहीं है कि स्त्री पुरुष के संबंधों को लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि कोई भी संबंध किसी पे भी लिखा जाए वो समाज में घटित होता है, पूरी व्यवस्था में घटित होता है, इतिहास में घटित होता है। तो पुष्पित्री जो कह रहे हैं वो भी सही है, आप जो कह रहे हैं वो भी सही है अपने हिसाब से। तो वियोगी जी, आप तो उनके ग्रामीण भी हैं, और हमने आपकी किताब में देखा कि अब वो जो गांव है आपका, तो आप कहते हैं कई किताबों में हम देखें सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है। उस समय एक लाइब्रेरी भी था जिसका गजेटियर में जिक्र है, भारती मंडन और शंकराचार्य का भी सरस्वती पुस्तकालय, और बहुत सारी चीज़ें हैं सांस्कृतिक रूप से। लेकिन अभी आपकी किताब में ही भी देखा, और क्या हुआ कि उनके परिवार के आगे की पीढ़ी के लोग भी उनको नहीं जानते थे। ये क्या हुआ? देखिए, मैं बता रहा था अपने वक्तव्य में कि उन्होंने 2 तरह की स्त्रियों को देखा था, और पहले से भागकर दूसरे के पास गए थे, और पहले के पास जाने के लिए तरसते हुए उनका प्राण गया। यही उनके मुख्तसर में है हमारी दास्तान ज़िंदगी।
दरअसल आपको आश्चर्य लगेगा कि राजकमल चौधरी जब आखिरी बार पटना सर्जिकल हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद 66 में ठीक होकर वो मैसी लौट गए, तो गांव में जाके उन्होंने घर बनाया, और वो फूस का घर रामपुर इलाका जो पूर्णिया जिला का है, उस रामपुर इलाके से वही ढाका वाले जो है कारीगर बुलाए गए थे, उसी शैली में बनाया था, जिसमें हम परिचित हैं रेणु जी के दालान से। उसी शैली में वो बना हुआ घर था, और उसमें कई कमरे थे, उसमें गेस्ट रूम थे और राइटिंग रूम अलग से था, गेस्ट रूम था, लिविंग रूम था, मतलब इस तरह से वो किया हुआ सारा कुछ, ऊपर खड़ और नीचे मिट्टी। तो उसमें हम लोगों ने एक बार राजकमल जयंती भी मनाई थी, उसमें भी बहुत से लोग आए थे। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा ये जान के कि जब वो घर तो अब नहीं रहा, उसको तोड़ दिया गया, वो तो तोड़ देने से पहले ही वो राजकमल चौधरी के निधन के बाद एक बार हरिमोहन झा हमारे गांव में गए और उन्होंने भगवती उग्रतारा की पूजा की, और इसके बाद उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि हम राजकमल चौधरी का वो घर देखने जाएंगे। तो उस समय तक वो फूस का घर था मौजूद, और हरिमोहन झा ने 3 ही व्यक्ति पर अभी तक कविता लिखी है मैथिली में, एक विद्यापति पर, एक नागार्जुन पर और एक राजकमल चौधरी पर। राजकमल चौधरी पर जो कविता उन्होंने लिखी है, देखिए बड़ा आश्चर्यजनक है, जबकि एकदम अलग अलग धाराओं से वो आते थे। राजकमल चौधरी पर जो कविता लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर आज यहाँ पे एक मूर्ति होती उनकी, तो मैं आज उनको 2 फूल अर्पित कर पाता या एक में माला उनको चढ़ा पाता। ये उन्होंने अपनी कविता में लिखा। मगर आप देखिए उनके परिवार को कि जो पहले कैटेगरी की स्त्री जिसको बता रहे हैं, जब वो जमीन राजकमल चौधरी ने हासिल किया था, मतलब बाहुबल से, दूसरे दबंगों का कब्जा था उस पर, उनके पुरखे की वो जमीन थी लेकिन दबंगों का कब्जा था। राजकमल चौधरी के जाने के वहाँ जब वो चले गए तो उसके बाद काफ़ी भिड़ंत हुआ, उसकी कहानी भी थोड़ी बहुत इसमें आई है कि वो कैसे दबंगों से उनकी भिड़ंत हुई, कब्जा किया, उस पर घर बनाया, वो मर गए। तो उस जमीन को वो जो चौधरी परिवार था वो अशुभ मानता था। और तो लोगों को छोड़िए, शशि जी ने वो धरना पर बैठ जाने के लिए धमकी दी कि ये जमीन अगर मेरे बेटे के हिस्से में दिया गया तो मैं जमीन नहीं लूंगी, मैं लेने से इनकार करती हूं। और आज वो जमीन उनके हिस्से में नहीं है, वो किसी और दूसरे के हिस्से में। मतलब कहने का कि खुद उनके परिवार ने उनका साथ नहीं दिया। इक्का दुक्का गिने चुने लोग उनके परिवार में हुए कि जो लोग राजकमल चौधरी को हम लोगों तक पहुंचाए और फिर बात आगे बढ़ी, वो ऐसे लोग इक्का दुक्का हुए। मुझे लगता है कि शायद उस समय जब आप राजकमल जयंती पहली बार मनाने की कोशिश किए तो उसका विरोध भी हुआ। विरोध चौधरी परिवार ने तो स्पष्ट रूप से नहीं किया। स्पष्ट रूप से इसलिए नहीं किया कि उनके खानदान के बारे में मुफ्त में करने वाला उनको मिल रहा है, बिना कुछ किए धराए उनका खानदान का नाम होगा तो क्यों वो इसमें बीच में पड़े। लेकिन दूसरे टोले वाले लोग जो थे वो लोग एकदम से लेकिन उनके लिए भी इसमें पता नहीं राधाकांत चौधरी का जिक्र हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरी किसी एक किताब में राधाकांत चौधरी का भी जिक्र हुआ है कि हुआ ये कि मैथिली में उनकी एक बहुत मशहूर कहानी है, ये ललका पाग। ललका पाग असल में है क्या कि हिंदी वाले लोग हिंदी में जो उनकी रचनाएं छपी हुई हैं, अब तो इसमें 4 पुरानी पांडुलिपियां भी रचनावली के पहले खंड में आ गई हैं, इसलिए थोड़ा राजकमल के बनते राजकमल को भी देखने का थोड़ा मजा उसमें मिलता है, वरना वो केवल आपको मैथिली में मिल सकता है। मैथिली में वो 54 से छपने लगते हैं, जबकि हिंदी में वो 58 से, माने 59 से 58 में जो उनकी रचनाएं छपी तो वो मैथिली से अनुवाद करके उन्होंने छपाया। तो मतलब कि बनते हुए राजकमल चौधरी को जब आप देखेंगे ना तो बहुत टाइप की चीजें आपको मिलेंगी। उसमें से एक है ललका पाग। जो स्त्री
माने जो राजकमल चौधरी के विचार थे अंततः उसके एकदम प्रतिगामी चीज है। लेकिन राधाकांत चौधरी ने मुझे कहा, एक बार उस कहानी का मैंने रेडियो रूपांतर किया और वो मैथिली में दरभंगा रेडियो से प्रसारित हुआ। तो राधाकांत चौधरी ने मुझे बुलाया। राधाकांत चौधरी रिटायर्ड होकर गांव में रहते थे, उसी परिवार, और वो बलुआ बाजार जो ललित नारायण मिश्र और जगन्नाथ मिश्र का घर हुआ करता था, वहाँ हेडमास्टर होते थे वो, और ललित बाबू वगैरह उनको पैर छू के प्रणाम करते थे। मेरे समय में जब मैं विद्यार्थी था तो वो बहुत उम्र थी उनकी, तो उन्होंने मुझे बुलवाया रेडियो पर सुनने के बाद, कहा कि तुम ही हो तारानंद वियोगी का जी, भाई तुमने तो इस आदमी को अमर कर दिया। किस आदमी को? अरे उसी आदमी को। तो बाद में जाके मुझे पता चला कि ये राजकमल चौधरी के बारे में बात कर रहे हैं, और वो उन्हीं के खानदान के थे, और वो मुझे श्रेय दे रहे थे कि नहीं नहीं वो तो इतनी अच्छी सो इसीलिए है कि तुमने उसको किया। अब मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूं कि नहीं बाबा, मैंने केवल उसको रूपांतर किया है, सारी चीज़ें उनकी है। वो मानने को तैयार नहीं। तो मतलब यहाँ पर वो परिवार था विद्या के मामले में। वैसे उनके वंश में तो एक से एक दिग्गज हो चुके हैं, महानैयायिक और महामहोपाध्यायों का वो परिवार ही खानदान ही था। स्वयं उनके जो दादा थे, उनके दादा मतलब जब महाराजाओं के संकट होते थे, कोई धार्मिक संकट, तो उनके निर्णायकों में से जिन पंडितों को बुलाया जाता था उसमें सो राजकमल चौधरी के पिता फूदन चौधरी भी हुआ करते थे। लेकिन क्या होता है कि अतीत का नशा जो है वो, मुझे लगता है कि दुनिया में जितने भी प्रकार के नशे हैं उसमें सबसे बुरा नशा है अतीत के नशे में मैंने माता हुआ। तो वो एक परिवार, उसको आप जैसा उनका होना चाहिए। वो विध्वंसक भी थे उस परंपरा के, जो परंपरा उनके परिवार की थी। हाँ थे ही ना, तभी ना। लेकिन इसलिए भी वो उनके खिलाफ थे। तो उनका वो जो पूरा, अभी सबसे पहला सवाल वही होना चाहिए सबके मन में जब राजकमल चौधरी के बारे में बात आती है, तो उनके रचनाकार से पहले उनका जो जीवन है, वो जो मिथकीय संसार वो रचते हैं, वो जो रहस्य रचते हैं, मूल क्या है? ये अन्य है या यही राजकमल का मूल है? इसमें मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। ये कीर्तिनारायण मिश्र ने लिखा है। कीर्तिनारायण मिश्र उनके बहुत बेहद करीब दोस्त थे, और राजकमल चौधरी कलकत्ते में रहते थे, कीर्तिनारायण भी कलकत्ते में रहते थे। और मैथिलों ने विद्यापति समारोह मना रखा था कलकत्ता के किसी हॉल में। उसमें उन लोगों ने राजकमल चौधरी को भी काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया। राजकमल ने कहा कि मैं रुपये लूँगा, मैं कुछ करता धरता नहीं हूँ, मतलब लेखन जीवी हूँ, मैं बिना पैसे की कविताएं नहीं पढ़ूंगा। तो संस्था वालों ने मना कर दिया। कीर्तिनारायण उनके दोस्त थे, और उसमें भी मैंने वो चूँकि बड़े अधिकारी थे तो करता धरता भी थे उसमें। तो कीर्तिनारायण ने भी मना कर दिया कि वो नहीं, राजकमल नहीं पढ़ेंगे तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। मजबूर होकर उन्होंने राजकमल को भी बुलाया। तो राजकमल तो थे एकदम से नकार से भरे हुए, कोई कविता लेकर नहीं गए। वहाँ जो वो बस से उतरे थे, बस का जो टिकट था उनके जेब में, उस पर वहीं पर मंच पर बैठे बैठे उन्होंने कुछ लिखा, और वो मंच पर गए, उन्होंने सुनाया और बैठ गए। 3-4 वाक्य की वो कविता रही हो, किसी ने समझा किसी ने नहीं समझा। फिर उन्होंने कहा चलो, वो उठ के चल दिए। उन लोगों के एक मित्र हुआ करते थे डॉक्टर सूर्यदेव शास्त्री, वो वहाँ राजेंद्र छात्रावास में रहते थे। कहा चलो राजेंद्र से मिलते हैं, वो उसे सूर्यदेव से मिलते हैं। सूर्यदेव के पास गए तो वो नहीं था, उनका रूममेट था। तो रूममेट ने बताया भाई कहाँ गए, तो नहीं पता तो नहीं है। तो कीर्तिनारायण ने कहा कि एक पुर्जा लिख के छोड़ दिया जाए ताकि उनको पता चल जाए कि राजकमल आए थे। कहा नहीं। नीचे देखा तो उनकी खटिया के नीचे जो है लोटे में पानी भरा रखा था। वो पानी को बिस्तर पर उलट दिया लोटे को,
गीला हो गया। और राजकमल ने कहा कि सूर्यदेव खुद ही समझ जाएगा कि राजकमल आया था, लिख कर रख छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये काम देखकर वो खुद ही समझ जाएगा कि राजकमल आया था। अब देखिए रहस्य कैसे बनता है। कलकत्ता में 40 लाख मैथिल रहते हैं और वो मतलब वो मिथिला का संस्करण है वो। उस जमाने में भी माने लाख के पार लोग रहते होंगे और मैथिली गतिविधियों में, मैथिली आंदोलन में कलकत्ता की अहम भूमिका सब दिन से रही है। चारों तरफ हल्ला मचा हुआ कि अरे मतलब आदमी तो बड़ा अच्छा था लेकिन शराब ने उसको बर्बाद कर दिया। देखो इतना नशा में था कि वो कविता नहीं पढ़ सका, बस का टिकट दिखा के अब बैठ गया। और जानते हो वहाँ से जो है वो गया राजेंद्र छात्रावास में और वहाँ जी भर के उल्टी किया, लोटा वाला जो पानी डाला था। मतलब उनके बारे में किंवदंतियाँ, दंत कथाएँ इस प्रकार से पैदा होती थी, वो खुद पैदा करते थे। और जैसा मैंने कहा कि वो कहते थे कि भाई इन लोगों को व्यस्त रखो, तो व्यस्त रखने के पीछे कारण क्या था कि वो उनकी हमेशा से ये तबीयत, इस तबीयत के वो आदमी थे कि उनका जो मिलना जुलना बैठना ये हो वो उनके तबीयत वाले लोगों के साथ हो, फालतू के लोग उनके पास ना आए। तो लोगों को अपने से हटाने के लिए भी लोग तरह तरह के तरीके बनाते रहे हैं। प्रतिभाशालियों के अपने अपने आविष्कार हुआ करते हैं कि कैसे हम लोगों की भीड़ से जान बचाएं। तो ऐसी बात थी। और फिर एक ये हिम्मत था, तो कुछ तो इसमें असुरक्षित बचपन जो उनका था, तो असुरक्षित बचपन के कारण और जो जीवन के शुरुआती दौर में जो कष्टमय जीवन उनका गुजरा था, पिता के साथ, पिता को वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और पिता उनको सबसे ज़्यादा नफरत करते थे। उन्होंने एक झगड़े में पिता को ये कह दिया था कि मैं आपका बड़ा बेटा होने के बावजूद आपको मुखाग्नि नहीं दूंगा, और नहीं दिया। जबकि पूरा गांव एक तरफ था, राजकमल चौधरी अकेले एक तरफ थे। उस रात की कहानी भी उस किताब में मैंने लिखी है कि उस रात क्या क्या हुआ था। तो मतलब कि कई बार तो पिंड छुड़ाने के लिए, कई बार संतापित करने के लिए, जिसको कहते हैं कि भावना को आहत होना, भावना का आहत होना अद्भुत बात है कि भाई जो जिसकी गलत भावना है वो अगर आहत होती है तो ये तो सही है, तो होना चाहिए। लेकिन हम कितने माने आगे गए या पीछे गए आप अंदाजा करें, आहत होना चाहिए। तो कई बार आहत करने के लिए वो अपने बारे में ऐसी चीज़ें छोड़ते थे, ऐसी बातें बनाते थे। और कई बार तो जैसे मैंने कहा कि पिंड छुड़ाने के लिए भी। तो सारा कुछ रहस्य नहीं है, उस रहस्य का भेदन बहुत आराम से किया जा सकता है। और असली राजकमल का जो उपन्यास जिसका जिक्र आपने किया, मछली मरी हुई, उसकी अंतिम पंक्ति आप बता सकते हैं? उसकी अंतिम पंक्ति है कि आदमी मर जाता है, सुख दुख मर जाते हैं, एक करुणा नहीं मरती, एक करुणा ही नहीं मरती। ये उसकी आखिरी पंक्ति है। अब आप देखिए कि करुणा एक ऐसी चीज है कि जिससे असली राजकमल चौधरी की पहचान हम लोग कर सकते हैं। इसको थोड़ा चीर के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। कई लोग, जब मैं बचपन में जब मैं राजकमल चौधरी के बारे में लोगों से मिलता था तो लोगों की यही समझ थी कि वो मैं राजकमल चौधरी का मतलब शराब और वेश्यागमन, यही मतलब लोग समझते थे। और जबकि मतलब अजीब आपको लगेगा कि ये बात कहीं से, सिरे से कहीं से नहीं है। मैंने आपको बताया जो बहुत जिम्मेवारी के साथ मैंने जो कुछ 2-4 वाक्य मैंने आपको कहे, बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहीं कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। वो आदमी जो है तो मतलब इतने अभाव में जी रहा है
कितना अभाव था उनके पास। मैं आपको बताता हूँ, वो पैदल चलते थे, 12-12 किलोमीटर कलकत्ता में पैदल चलते थे, क्योंकि ट्राम के पैसे उनके जेब में नहीं होते थे। और आप कहते हैं कि वेश्यागमन करते थे और मतलब शराब पीते थे और मतलब, लेकिन वो आदमी की दिनचर्या एक जैसी तो होती नहीं है। ऐसे भी दिन आए कि जब हम लोगों का मैंने ये पाया है कि चौरंगी का जो उन्होंने अनुवाद किया था, अनुवाद का काम भी उनका जो है वो मास्टरपीस है। और चौरंगी का अनुवाद किया था तो उस जमाने में राजकमल प्रकाशन ने 25,000 रुपये उनको दिए थे। और पता नहीं, शायद उन्होंने शायद कॉपीराइट बेच दिया हो या जो भी, और वो 25,000 रुपये 2-3 दिन में खर्च हो गए। अब बड़ा आश्चर्यजनक है कि वो पैसे किस तरह से खर्च हुए। तो ये था, ये उसकी बनावट थी उस आदमी की। मूल रूप से क्या है राजकमल? मतलब हिंदी के लेखक हैं, मैथिली के तो 2-3 भाषाओं में, शायद बांग्ला में भी उन्होंने लिखा। तो मूल रूप से क्या है? आपने कहा कि करीबन 36-37 कहानियाँ तो मैथिली में है, 250 के आसपास हिंदी में है, और कविता। अब मूल रूप से क्या है? कवि हैं, कथाकार हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है। किस भाषा के रचनाकार हैं मूल? भाषा के मामले में तो बहुत ये आसान सी बात है कि वो सहज जो होते हैं, माने उनका जो सर्वश्रेष्ठ आप पा सकते हैं हिंदी में पा सकते हैं। वो जो सहज आवेग में जो वो लिखते हैं, कुछ रचनाएं वो हिंदी में ही उपलब्ध हैं, और वो भी या तो उनकी कविताएं या उनकी कहानियाँ, उपन्यास में वो उस जगह तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो भाषा के मामले में तो ये है। दूसरा है क्या कि मैथिली में जो है एक गोपन तत्वों का बड़ा उन्होंने प्रयोग किया, बहुत श्रद्धा हुआ। ये चीज़ें जो हिंदी में बहुत साफ साफ कह जाते हैं, मैथिली में उसको थोड़ा मतलब एक झीने आवरण में चीज़ें जो है सो ये रहती हैं, ताकि इतना अप्रिय सत्य है वह, इतना अप्रिय सत्य है, कटु नग्न यथार्थ है कि उसको लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे सामने वाले। तो क्या होता है ना कि हर भाषा का अपना एक प्रभामंडल होता है, और उसका सब लेखक उससे बंधा होता है, किसी ने जाने अनजाने, किसी न किसी तरीके से। तो इस वजह से मैथिली में राजकमल चौधरी थोड़े से सीमाबद्ध होते हैं, मगर मैथिली की अपनी खूबियाँ हैं। ये सामाजिक विषय पर, अब राजकमल चौधरी सामाजिक हैं या वैयक्तिक हैं। अब जैसे राजकमल चौधरी के राजनीतिक विचारधारा के बारे में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अजीब बात मैं आपको बताऊंगा कि वो पूंजीवाद के विरोधी थे, एकदम स्पष्ट विरोधी। समूचा साहित्य उनका पूंजीवाद के खिलाफ है, मगर वो मार्क्सवाद के प्रति शंकालु पाए जाते हैं। केवल एक इशू पर, वो भी उन्होंने साफ साफ कहा है, केवल एक इशू पर, वो इशू है वैयक्तिक स्वतंत्रता। वैयक्तिक स्वतंत्रता का मामला ऐसा था। तो अब उस जमाने में ऐसे युवा पाए जाते थे जो ना उससे सहमत हैं ना उससे सहमत हैं। उनका जो समाजवाद है उनका अपना समाजवाद है, मगर उसका कोई मॉडल बना हुआ नहीं है। वो दुनिया, वो समाजवाद कैसा होगा, क्या उस दुनिया का प्रारूप होगा, इस प्रारूप की कोई स्पष्ट अवधारणा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों को वो तोड़ता पछाड़ता है, बावजूद इसके कि उनके पास अपनी कोई बनी बनाई हुई दुनिया उपलब्ध नहीं है। तो हमें लगता है कि चीज़ों को तोड़ने से इसलिए नहीं रोकना चाहिए कि उसके पास बनी बनाई चीज़ उपलब्ध नहीं है। चीज़ों को आप तोड़ेंगे तभी आप नई चीज़ को पैदा करने की ज़रूरत आपके सामने। अभी आपने उनकी राजनीति की बात की। 67 के चुनाव के समय ललित नारायण मिश्र उनके गांव जाने वाले थे, उनका उन्होंने विरोध किया, काला झंडा दिखाया और उनको गांव में घुसने नहीं दिया। दूसरा है मुक्ति प्रसंग का, जहां वो कहते हैं कि लोकतंत्री संसार से अलग हो जाने की बात करते हैं। हाँ, ये क्या मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ जाने की बात करते हैं। वो नक्सलवादी मूवमेंट का भी दौर था, और आप अभी कह रहे हैं कि मार्क्सवादी विचार से वो संकालू भी थे। थोड़ा स्पष्ट कीजिए।
राजकमल चौधरी का लगभग समूचा जीवन दो पक्षों के बीच में डोलते हुए बीता है। आखिरी समय में 67 के चुनाव के बाद आलोचना पत्रिका ने एक विशेषांक छापा था जिसमें राजकमल चौधरी का विचार छपा था। नामवर सिंह तब संपादक हुआ करते थे। उसमें राजकमल चौधरी ने लिखा था कि सब कुछ अपना देख लेने के बाद कुछ ही महीने के बाद उनका निधन हो गया। पूरी देश की परिस्थिति का जिक्र करने के बाद उन्होंने लिखा था कि मैं, अंतिम वाक्य है उस वक्तव्य का, कि मैं राजकमल चौधरी जनता के पास वापस चले आने का वादा करता हूं। ये जो पंक्ति है इसको उनके आखिरी आत्मस्वीकृति के तौर पर लिया जाता है, और जिस वजह से कि जिनका उन्होंने विरोध भी किया विचारधारा के नाम पर, वो भी इनके समर्थन में आगे आकर खड़े होने की बात सोचते रहे। और लोकतंत्र का निषेध जहां पर उन्होंने मुक्ति प्रसंग में किया है, तो एक तो आप ये देखें कि एक मतलब जितना दखल उस पर राजनीतिक दर्शन का है, उससे बहुत ज़्यादा दखल तंत्र दर्शन का है मुक्ति प्रसंग पर। दूसरे कि जिस दशा में वो है, दूसरी पंक्ति भी तो आप वहीं पर देखें कि मुक्ति प्रसंग में ही वो कहते हैं, एक ही दर्द कभी कमर की हड्डियों में, कभी वियतनाम में होता है। वियतनाम युद्ध भी उस समय चल रहा होता है। तो इस तरह से हमको, मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है, मैं इस तरह से उसका अर्थ लगाता हूं कि वो जो उनकी मानसिकता है, उस समय एक बीमार आदमी जिसके पास दवा के पैसे नहीं हैं और दुनिया भर की चिंताएं जिसके पास हैं, और जो जीवन के लिए छटपटा रहा है, जिसके सामने तंत्र भी है और वो परंपरा का निषेध भी है, आधुनिकता का भी बहिष्कार है, तो उस आदमी की जो तात्कालिक मनोदशा है, तो कई बार गलती होती है यहाँ पर कि किसी लेखक की तात्कालिक मनोदशा को हम उसके जीवन दर्शन के साथ जोड़ देते हैं, जो कि अन्याय है। तो मैं मानता हूँ कि वहाँ पर जब कहते हैं कि लोकतंत्र, वो लोकतांत्रिक थे, लोकतंत्रवादी ही थे। अंततः अगर राजकमल चौधरी की विचारधारा जानना हो हमें, तो उनको लोकतंत्रवादी ही कहना सबसे सटीक होगा। तो लोकतंत्र का जब वहाँ पे वो निषेध करते हैं, तो वो उनकी तात्कालिक मनोदशा से सीमित है। एक कवि के हैसियत से कई लोग बोलते हैं और सब जगह कहा जाता है कि अंडररेटेड है राजकमल चौधरी। तो क्या अब भी अंडररेटेड हैं, या उस समय अंडररेटेड थे? हिंदी में अंडररेटेड हैं या मैथिली में अंडररेटेड हैं? मैथिली में तो नहीं है, मैथिली में नहीं है। मजे की बात यह है, देखिए मैथिली की परंपरा राजकमल चौधरी के विपरीत चली। तमाम जाहिलों के हाथ में वो पूरी मैथिली है, कैद कैद, माने बाएं तो बाएं, दाएं तो दाएं। मगर जो मुख्यधारा की कविता राजकमल के आगे बढ़ी, तो उसमें राजकमल चौधरी ऐसे पूर्वज की तरह उस कविता की जड़ में विद्यमान है कि जो अविस्मरणीय, जो छोड़ा नहीं जा सकता, उनको छोड़ा ही, मतलब वो नींव है। इस तरह से अंडररेटेड कर कहने की बात अगर उनके कवि को लेकर है, तो वो उस समय में भी थी और मुझे लगता है कि अभी भी है। और ये मुझे इसलिए लगता है कि आप मुक्ति प्रसंग को देखें। मुक्ति प्रसंग की समीक्षा उन दिनों भी बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने लिखी थी। मुझे याद है कि केदारनाथ अग्रवाल ने भी इसकी समीक्षा लिखी थी। बावजूद इसके मैं परीक्षण करूंगा 29 के समय आते आते, मुझे लगता है कि अभी के समय तक मुक्ति प्रसंग का महत्व जो हिंदी कविता में है वाकई, तो उस तरह से वो ख्यापित नहीं किया जा सका है। तो इसी में थोड़ा जोड़ के ये बता दें कि एक तरफ मुक्ति प्रसंग है, एक तरफ जात का वो टेढ़ा है, दोनों कविता को अगर कंपेयर करते हैं उसमें एक फर्क है क्या कि जैसे मैंने आपको कहा कि राजकमल की एक सीमा से सीमित है वो आदमी। प्रतिभाशाली तो
माने प्रचंड प्रतिभाशाली। उन्होंने अपने माने जो भी कुछ लिखते थे वो दोबारा उसको पढ़ते नहीं थे, उन्होंने कभी अपनी रचना को पढ़ा नहीं। और जबकि देखिए मतलब हमारे ही पुरखे थे रेणु जी ने 5-6 ड्राफ्ट वो रेणु जी अक्सर अपनी रचनाओं की किया करते थे, और राजकमल चौधरी ने दोबारा उसको पढ़ा नहीं अपने लिखे हुए। उसमें अगर के बदले में कहीं पर उन्होंने की दे दिया है असावधानी से, तो वही वो प्रेस में छप जाता था, या फिर प्रेस का जो संपादक होता था वो उसको शुद्ध कर देता था, अगले दिन वो अखबार में भर के भेज दिया करते थे। ये उनका तरीका था। तो उनकी सीमा, बावजूद इसके उनकी सीमा ये थी कि वो वैयक्तिकता और सामाजिकता के बीच डोलते हुए पूरा जीवन उनका समय बीता, और इस वजह से अपना पक्ष निर्धारण तो वो नहीं कर सके। हम ये कह सकते हैं कि अंतिम समय में उन्होंने किया, मगर तब तक मौत आ गई थी। तो सामाजिकता का जो अपना मनोलोक है, अगर वैयक्तिकता के मनोलोक का भी अपना महत्व है, तो मुक्ति प्रसंग उससे कम महत्वपूर्ण रचना नहीं है। तो मैथिली में अगर वो अंडररेटेड नहीं थे तो उन पे काम हुआ बाद में? आप जो पहला, हमको लगता है कि वो आपने जो एक संपादन किया है वो 84, 85 या 86 में है, 83 में है, और उससे पहले कोई काम दिख नहीं रहा है मैथिली में, और आप बोल रहे हैं कि अंडररेटेड नहीं है मैथिली में, और हिंदी ने चैप्टर क्लोज कर दिया। ये भी आपने अपने वक्तव्य में एक जगह कहीं बोला, या हिंदी से एक्सपेक्टेशन ज्यादा था और मैथिली से कम था? किसको? समाज को। समाज को। राजकमल चौधरी को जब मैं ये बात आपको कहता हूं कि मैथिली में राजकमल चौधरी अंडररेटेड नहीं रहे, दरअसल देखिए क्या है कि मैथिली कविता का विकास, जो आधुनिक कविता का विकास को आप देखेंगे तो हमारे यहाँ सबसे बड़े कवि आधुनिक युग में नागार्जुन हुए, यात्री जी। यात्री जी का जो कवितावाचक है वो एक ग्रामीण मनुष्य है, ग्रामीण मन का आदमी, और ग्रामीण संवेदनाएं, ग्रामीण भाषा, ग्रामीण ढंग से सोचना, उसकी जो कहन शैली है वहाँ तक उसकी ग्रामीणता है। मैथिली कविता में कवितावाचक, जो बौद्धिक कवितावाचक, बौद्धिक, पढ़ा लिखा, दुनिया भर का जानकार, सब चीज़ों से वाकिफ, जो पहला आदमी आया वो राजकमल चौधरी का कवितावाचक था। और उसके बाद जो आगे के कवियों के कवितावाचक आए, उनमें जो बौद्धिकता थी, उन तमाम चीज़ों में राजकमल चौधरी बसे हुए हैं। अब दूसरा पहलू ये है कि आलोचकों ने उनको तरजीह दिया या नहीं, संपादकों ने उनको तरजीह दिया या नहीं, ये एक अलग प्रश्न है। और राजकमल चौधरी पर कोई किताब मैथिली में नहीं आई, जबकि हिंदी में 2-3 किताबें आई, तो मगर हिंदी में 50 किताब आनी चाहिए थी। और हिंदी में भी मैथिली वाले लोग ही कर रहे थे ज़्यादा, देवशंकर नवीन या आप कर रहे थे, मूल रूप से मैथिली वाले लोग। हम लोगों ने मैथिली में ही काम करना शुरू किया था, और हम इस समझ से परिचालित थे कि घर से चीज़ों को उठाना चाहिए, और एक लंबा सफ़र हम तय करते हुए यहाँ तक आए, लेकिन यात्रा हमने अपने घर से शुरू की थी, मैथिली से शुरू की थी। ये काफ़ी लंबा हो गया है, अगर कोई सवाल है तो ले सकते हैं, नहीं तो इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। पीछे से माइक दे दीजिए।
सर, उनके अगर निजी जीवन को देखा जाए तो उसमें वो जब कॉलेज टाइम में थे तो उनको किसी और से प्रेम हुआ था, और उनकी शादी जो थी शशिकांता से करवाई गई थी, और वो ज़बरदस्ती की शादी थी। शादी करने के बावजूद उन्होंने फिर एक दोबारा शादी की थी जो 1 साल तक ही चली थी, और फिर उन्हें किसी और से लगा हुआ। अगर इन सब चीज़ों को देखें सर, तो उनके नज़र में प्रेम का क्या मतलब था, जो वो कॉलेज में किया करते थे, या फिर उन बीच में जो 3-4 जो थी? देखिए, 6-7 साल की उम्र में उसकी माँ मर गई थी, और दुनिया भर की तमाम स्त्रियों में वो अपनी माँ को ढूंढता रहा। आप उनकी कहानियाँ जो पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किसी और की प्रेमिका, कौन सी कहानी है, मुझे लगता है कि उनकी कहानी एक है बीच का आदमी। उसमें देखेंगे कि 2 दोस्त हैं लड़के, और किसी दूसरे वाले की जो प्रेमिका है वो पहले वाले के यहाँ आता है, जो उसके लड़के का दोस्त तो जरूर है लेकिन लड़की का दोस्त नहीं है, और वो इतनी निरीहता से सोया हुआ है कि इसको मन होता है कि इसको अपने जान पर हम सुला लें, इस लड़की को मन होता है। तो राजकमल लिखते हैं कि प्रेमिका जो है, या वो वेश्या हो, प्रेमिका हो, पत्नी हो, कोई हो, सबसे पहले वो माँ होती है। तो मैं समझता हूँ कि मरी हुई माँ को खोजते रहे वो तमाम उम्र, और पहली प्रेमिका तो मुझे लगता है कि 16-17 साल की उम्र से मेरे पास उनके विद्यार्थी जीवन के, जब वो 8वीं-9वीं के विद्यार्थी थे, उस समय के कुछ उपन्यास हैं, और उस पर वो उस ज़माने का कैसे प्रेम होता था कि वो हाई स्कूल में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां, ये मतलब गया नवादा की बात कर रहा हूँ, मैंने जो बड़े शहर थे, वहीं उनके पिताजी हेडमास्टर थे, वहीं के विद्यार्थी थे, तो कोई लड़की पढ़ती थी उनके साथ, तो उस एक उपन्यास दिया, उस पर एक शेर लिख दिया, और फिर उस लड़की ने एक शेर लिखकर उसका जवाब दिया, फिर इसने कोई एक शेर लिखकर वही किताब उसको पढ़ाया। और इस किताब में एक लाइन आई है उसका जिक्र पूरा करते हुए कि मतलब पूरी एक प्रेम कहानी का सारा जिम्मा एक पतले से उपन्यास को वहन करना पड़ता था। तो आखिरी जो उनका प्रेम था वो अलकनंदा दास गुप्त के साथ था, और जहाँ से राजकमल ने यात्रा शुरू की थी, शेरो शायरी से शुरू की थी, और आखिर में 67 में वो शेरो शायरी लिखने लगे थे और अलकनंदा के लिए लिखने लगे थे। तो मतलब उनकी एक तलाश थी, वो उनको मिली नहीं, और उनकी जब आखिरी दिनों की चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो अलकनंदा से भी जो उनकी उम्मीद थी, तो उनको यकीन था कि वो पूरा हो नहीं होगा, और बाकी से तो नहीं ही हुआ। तो कुछ ऐसी एक खोज, जिस खोज की कोई अंतिम मंजिल मिलनी नहीं है। और इसमें एक और बात मुझे याद आ रही है कि लगभग 10 साल पहले आजकल पत्रिका हिंदी में मधुछंदा नाम की एक लड़की का एक लेख छपा था, शायद पुष्यमित्र जी सिर डोला रहे हैं, इनको शायद वो पढ़ा हुआ होगा। मधुछंदा ने संस्मरण लिखा था, उनकी बड़ी बहन कोई थी, अब नाम मुझे अभी याद नहीं है, बड़ी बहन प्रेम करती थी राजकमल चौधरी से, राजकमल चौधरी इसके यहाँ आया जाया करते थे, और मधुछंदा ने लिखा है कि मैं उनको कभी कह नहीं सकी लेकिन मैं उनसे प्यार करती थी। और देखिए कि ये किताब लिखने के बाद, जबकि मैंने बताया कि इस किताब में केवल आत्मा है राजकमल चौधरी, इस किताब में कहीं आपको मतलब वो बल्कि जाहिल लोग जो जैसे मैथिली के पाठक लोग इससे ये तुम चिर सारथी को देखकर भड़क उठे थे कि आदमी नागार्जुन के बहाने अपने आप को महिमा मंडित कर रहा है, तो भड़कने के लिए इस पर भी लोग भड़क सकते हैं, लेकिन मैं इस बात से चकित हूँ कि लोगों ने समझ लिया कि वो केवल मेरा शिल्प है अपनी बात को कहने का और अपनी किताब को आपसे पढ़वा लेने का। तो इस तरह से यही एक यात्रा है और उसकी मंजिल कभी आनी नहीं थी। बस छोटा सा सवाल है कि ऐसा पढ़ने पर लगता है कि राजकमल चौधरी कविता को गद्य की तरह लिखते हैं और गद्य को पद्य की तरह लिखते हैं, ऐसा क्यों है? वो कहते थे कि गद्य के लिखने का तो अपना नियम है, लेकिन कविता के लिखने का कोई नियम हो ही नहीं सकता है।
ये उनकी मान्यता थी। कविता लिखने के लिए केवल एक चीज़ जरूरी है, वो है शब्द। बाकी शब्द को बरतने के पर हमारा पूरा का पूरा दारोमदार तय करता है कि हम किस तरह से उन चीज़ों को ये करते हैं। तो कविता तो के बारे में तो ये था उनका ख्याल। काव्यात्मक उनकी भाषा थी, उनका गद्य भी जो प्रवाह है ना, उनके गद्य में भी जो प्रवाह है वो काव्यात्मक है। यद्यपि कि जो एक कहें कि आप एक हल्का सा आवरण है मैथिली के गद्य में, हिंदी में वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रवाह बहुत स्वच्छ जल की तरह बहता हुआ जल, और वो जिसमें भावनाएं हैं और भावनाएं सबसे ऊपर ऊपर बह रही हैं, तो उसमें जो मतलब संक्रामकता होती है, उस संक्रामकता से लबालब भरी हुई रचनाएं, वो चीज़ें, तो कह सकते हैं आप कि वो मतलब गद्य में कविता लिखते थे। बहुत कम लिखते थे, सोचने के लिए बहुत ज़्यादा छोड़ते थे। बहुत ज़्यादा गैप स्पेस जो है वो बहुत देते थे, बहुत देते थे। धन्यवाद वियोगी।